तो ये जो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न कल्चर्स में भी स्टार्ट में, अब तो हम देखते हैं कि वेस्टर्न कल्चर्स बहुत जो होते हैं वो लिबरल हो गए हैं, वो बहुत लिबरल हो गए हैं। वो बोलते हैं कि भाई अगर मर्द कोई चीज़ कर सकती है तो फीमेल भी वही चीज़ कर सकती है, ठीक है। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था। अब पता नहीं, मुझे ये नहीं पता आपने यूएस हिस्ट्री किधर तक पढ़ा है, पर अगर आप ये वर्ल्ड वॉर्स तक पहुँचे हैं, नहीं वर्ल्ड वॉर तो मेरे ख्याल से आप नहीं पहुँचे होंगे अभी, मतलब अगर आप लोग 1920s तक पहुंच गए वहाँ पे जहाँ पे ये फेमिनिज्म मूवमेंट्स चली थी, वहाँ पे भी मेरा नहीं ख्याल आप पहुँचोगे। चले आप लोग पढ़ लेंगे, ये चीज़ आपको रिलेट करना आ जाएगा। तो वेस्टर्न कल्चर में वो क्या करते थे, हम लोग अभी भी यही पहले ये होता था कि मेल्स और फीमेल्स जब पैदा होते थे तो उनको उनके जेंडर रोल्स असाइन हो जाते थे। तो भाई ये हमारे पास लड़का पैदा हुआ है, सो ही विल बी द ब्रेड विनर ऑफ आवर हाउस, और ये हमारे पास लड़की पैदा हुई है तो ये हमारा घर संभालेगी। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया था, ये हमारा कॉन्सेप्ट आया भी अमेरिका से ही था। और अगर पाकिस्तान में अभी तक ये कॉन्सेप्ट चल रहा है तो इसका मतलब है हम लोग बहुत बैकवर्ड चल रहे हैं, ठीक है। जो अमेरिका में बिल्कुल स्टार्ट में जब अमेरिका आज़ाद भी नहीं हुआ था, जो कॉन्सेप्ट तब था वो अभी हमारे पास पाकिस्तान में इस मोमेंट पे है जब दुनिया इतनी बढ़ गई है। अभी पाकिस्तान की रूरल एरियाज में स्टिल ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। सो ठीक है, अब क्या होता है जेंडर में, जेंडर्स के बीच में दो टाइप के डिफरेंसेस होते हैं। हाँ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, चले आप पहुँच जाएंगे, आप लोग रिलेट भी कर लेंगे। अच्छा, तो जेंडर्स के हम लोग डिफरेंसेस पढ़ेंगे जेंडर्स के बीच में। एक होता है इंटर डिफरेंसेस, एक होता है इंट्रा डिफरेंसेस, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटर डिफरेंसेस, व्हेन वी टॉक अबाउट इंटर डिफरेंसेस, इंटर का मतलब होता है INTER का मतलब होता है कि दो एंटिटीज़ के बीच का डिफरेंस। इंटर ऑलवेज मीन्स बिटवीन, इंट्रा मीन्स अमंग, अगर आपको ये चीज़ पता हो डिफरेंस, बेसिक इंग्लिश है। इंटर होता है INTER, दिस मीन्स बिटवीन, इंट्रा मीन्स अमंग। जब मैं बोलूँगी इंटर डिफरेंसेस तो मतलब जो जेंडर्स हमने डिवाइड किए हैं, जेंडर जैसे जेंडर देयर इज़ अ मेल जेंडर, देयर इज़ अ फीमेल जेंडर, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, या 8 कैटेगरीज है ना जेंडर की, तो उन सब के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, उनके दो डिफरेंट एंटिटीज़ के बीच में जो डिफरेंस है, दिस इज़ कॉल्ड इंटर डिफरेंसेस। और एक ही एंटिटी के बीच में जो लाइक लेट्स से एक जेंडर है फीमेल, फीमेल्स में आप आपस में कितने डिफरेंसेस हैं, अमंग और बिटवीन का फ़र्क पता है आप लोगों को? यार प्लीज़ मुझे जवाब दे दें, बिटवीन और अमंग का डिफरेंस पता है आप लोगों को? अच्छा मेरी बात सुनो सब लोग, इंटर और इंट्रा का डिफरेंस पता है आप लोगों को? बिटवीन और अमंग छोड़ दिया। इंटर और इंट्रा, जब हम इंटर की बात करेंगे, इंटर डिफरेंस का मतलब ये होता है कि दो एंटिटीज़ के बीच में डिफरेंस, दो सेपरेट एंटिटीज़। इंट्रा का मतलब होता है कि एक ही एंटिटी जो है विदिन, उनके विदिन उस एंटिटीज़ के विदिन, लेट्स से फीमेल्स हैं, ठीक है, फीमेल एक सिंगल एंटिटी है, सही है। अब दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ फीमेल्स, दे आर रेशियल डिफरेंसेस, क्लास डिफरेंसेस हो जाता है, कोई हाई क्लास से बिलोंग करती है, कोई लोअर क्लास से बिलोंग करती है, कोई डार्क कॉम्प्लेक्शन रखती है, कोई फेयर कॉम्प्लेक्शन रखती है। तो वो जो डिफरेंसेस होते हैं दैट आर कॉल्ड इंट्रा डिफरेंसेस। इंटर डिफरेंसेस वो चीज़ होती है जो दो सेपरेट एंटिटीज़ के बीच में हो, ठीक है। मर्द और फीमेल, मर्द और ख़वातीनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड इंटर डिफरेंसेस। और इंट्रा डिफरेंसेस वो होते हैं जो मर्दों के आपस में नहीं,
खिलाफत नहीं। मर्दों के आपस में डिफरेंसेस जो होता है और फीमेल्स के आपस में डिफरेंसेस, दिस इज कॉल्ड इंट्रा डिफरेंसेस। सो अगर हम इंटर डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो पहला तो इंटर डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट जेंडर्स इज बायोलॉजिकल डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं कि मर्द और औरत दे आर बॉर्न विद डिफरेंट फिजिकल मेकअप्स। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि मर्द और जो ख़वातीन है दे हैव अ डिफरेंट फिजिकल मेकअप। लड़की जो है दे विल हैव अ डिफरेंट बॉडी, अ मेल विल हैव अ डिफरेंट बॉडी। ठीक है, उनकी क्वालिटीज़ भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्ट्स जो होते हैं हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे मैंने कहा था कि द सेक्स इज कांस्टेंट। आप मर्द विल हैव दिस लाइक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दोनों के बीच में फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल बी डिफरेंट और मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल बी डिफरेंट। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली डिफरेंट। तो बायोलॉजिकल डिफरेंस ये चीज़ होती है। तो एक इंटर डिफरेंस जो होता है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, दूसरा इंटर डिफरेंस आता है सोशल आइडेंटिटी। अच्छा, बायोलॉजिकल ये भी कोई कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, तो आप लिख लें इंडिकेटर्स जो होते हैं बायोलॉजिकल स्टेटस के। वो होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम्स, जेनिटल्स, गोनाड्स, हार्मोन्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रोमोसोम्स, जेनिटल्स, गोनाड्स, हार्मोन्स और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब क्या होता था, सोशल आइडेंटिटीज़ थी जो इवॉल्व हुई हैं विद इन टाइम। हम क्योंकि मैंने कहा था कि जेंडर स्टडीज़ जब हम बात करेंगे तो हमारा मेजर फोकस होगा वेस्टर्न सोसाइटीज़ होंगी और उसमें भी ज़्यादा मेजर फोकस होगा अमेरिकन सोसाइटी। तो जो सोशल आइडेंटिटीज़ हैं वो कैसे चेंज हुई। अमेरिका जब न्यू आया था ना, बना था, तो उस टाइम पे हमारे पास जो 4 बेसिकली मेजर आइडियल्स थे अबाउट जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स कैसे आप समझे इवॉल्व कैसे हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास था कॉलोनियल एरा, जो आप अमेरिकन हिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे अभी इस वक्त। आपने मेरे ख्याल से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे है तो आपने कॉलोनियल एरा पढ़ा होगा, कैसे कॉलोनाइजेशन हुई। तो कॉलोनियल एरा में वी हैड पैट्रियार्की। अच्छा, पहले आप ऐसे करें, आप 4 मेजर आइडियल्स लिख लें। आप लिखें, या मैं आई जस्ट राइट इट, 4 मेजर आइडियल्स ऑफ जेंडर रोल्स। ठीक है, देयर आर 4 मेजर आइडियल्स ऑफ जेंडर रोल्स। ठीक है, जो सेंचुरीज बाय सेंचुरीज टाइम के साथ डेवलप होते गए। ठीक है, जब हमारे पास कॉलोनियल एरा था अमेरिका में, जब अमेरिका बिल्कुल अपनी वर्ल्ड ऑफ स्टैब्लिशमेंट पे था, तब हमारे पास थी पैट्रियार्की। पैट्रियार्की में हम लोग जब हमने बोला कि पैट्रियार्की थी, इसका मतलब ये है कि जो हमारे कॉलोनियल रिसोर्सेज थी वो फादर कंट्रोल करता था। फादर और द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हैड द कंट्रोल ऑन द इकोनॉमिक रिसोर्सेज या प्राइमरी अथॉरिटी। अभी भी हम लोग देखते हैं कि हमारी फैमिली से आर पैट्रियार्कल। ठीक है, हम लोग मोस्टली देख रहे होते हैं कि अब्बू की बातें हम लोग मान रहे होते हैं, अब्बू का हुक्म, जब आप लोगों को परमिशन चाहिए होती है, यू मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में यही होता है, वो अपनी अम्मा से नहीं मांगते, अब अपने अब्बू से मांगते हैं परमिशन, बिकॉज आवर सोसाइटी इज़ पैट्रियार्कल। ठीक है, द फादर इज़ ऑलवेज द ब्रेड विनर, वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनके पास होते हैं। सो फादर क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, सो दिस इज़ हाउ सोसाइटी वॉज पैट्रियार्कल। तो हम लोग ये आगे जाके भी पढ़ेंगे कि कैसे कॉलोनियलिज्म जो था, कॉलोनाइजेशन के साथ पैट्रियार्की कैसे बढ़ गई थी। कॉलोनाइजेशन में पहले जब एग्रीकल्चर होता था, कॉलोनाइजेशन में हमने क्या किया था, हमने अमेरिका जब बना था, हमने यूरोप वालों को जब चार्टर दिया था, तो हमने कुछ मर्दों को चार्टर दिया था कि वो जाके अमेरिका में जाएं और अपनी एक कॉलोनी इस्टेब्लिश करें। हमने कहीं पे भी किसी फीमेल को चार्टर दिया? वी डिडंट गिव एनी फीमेल एनी चार्टर के जाए अपनी कॉलोनी खोलें। हमेशा देयर वाज अ गैप। पेनिसिल्वेनिया में कोई आया, कोई डिफरेंट जो भी कॉलोनीज बनी थी, वर्जीनिया जो भी, तो उनके जो रूलर्स थे दे वर ऑलवेज मेल्स। ठीक है, तो दे वर द वन हु वर एस्टैब्लिशिंग द कॉलोनीज। ठीक है, तो तभी हमारी जो कॉलोनाइजेशन एरा था, अगर हम उसको जेंडर पर्सपेक्टिव में लेके जाएं
सो दैट वॉज पैट्रियार्कल। ठीक है। सो दूसरी चीज़ जो हमारे पास सेकेंड आइडियल था वो था सेपरेट स्फीयर्स। जब इसके बाद कॉलोनाइजेशन थोड़ी मतलब कम हुई, मतलब कॉलोनाइजेशन का इम्पैक्ट थोड़ा कम हुआ और लोगों ने रिकग्नाइज़ करना स्टार्ट किया कि देयर आर सेपरेट स्फीयर्स। दूसरा आइडियल है सेपरेट स्फीयर्स। इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया सेपरेट स्फीयर्स में, हमने बाहरी दुनिया और घर की दुनिया को हमने बोला कि भाई ये कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है। जैसे अभी भी हम लोग कह रहे होते हैं कि माई प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ इज़ डिफरेंट, वी से दिस स्टिल। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि द आइडिया ऑफ सेपरेट स्फीयर्स इज समवेयर इनग्रेन्ड विद इन अस। अभी भी हम लोग अगर आप लोगों से बात करते हैं, दे स्टिल से कि भाई माई प्रोफेशनल लाइफ इज़ अ लॉट डिफरेंट दैन माई पर्सनल लाइफ। इसका मतलब है आपने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। दैट आइडिया ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग द पर्सनल लाइफ विद प्रोफेशनल लाइफ इज़ कॉल्ड सेपरेट स्फीयर्स। ठीक है। तो सिंस उस ज़माने में मेल्स जो थे दे वर द ओनली ब्रेड विनर्स ऑफ द हाउस होल्ड, तो वो बाहर जाते थे, तो दे हैड अ डिफरेंट प्लेस। वो एक स्फीयर ये था, दूसरा स्फीयर जब वो घर आते थे तो दूसरा स्फीयर ये था। ठीक है। अब मर्द क्या थे उस ज़माने में, मतलब हम देखते हैं कि जेंडर रोल्स क्या, मर्दों को हमने 2 स्फीयर्स में जगह दी है, मतलब बाहर वाले स्फीयर में भी और अंदर वाले स्फीयर में भी, लेकिन उस टाइम पे हमने ख़वातीनों के सिर्फ होम वाले स्फीयर में महदूद कर लिया था। ये हमारा था सेकेंड आइडियल सेपरेट स्फीयर्स। ठीक है। मर्द क्या थे, वो बाहर के स्फीयर में भी थे, मतलब दे वर हैंडलिंग द प्रोफेशनल लाइफ एंड द पर्सनल लाइफ, वो दोनों स्फीयर। वो घर आते थे, अपनी फ्रस्ट्रेशन आके घर पे निकालते थे। ठीक है। घर आते थे, वो आराम करते थे। द फीमेल इज़ यूज टू सर्व है। ठीक है। वो उनको ख़वातीन जो होती हैं वो आके सर्व करेंगी। तो मर्दों के 2 स्फीयर्स में काम थे एंड फीमेल वर लिमिटेड टू 1 स्फीयर्स। तो वो जो सेपरेट स्फीयर्स बने थे वो भी हमारे जेंडर की बेसिस पे बने थे। दे weren't based on our physical makeup, they weren't based on our biological build-up, they were based on the gender roles। ठीक है। अच्छा, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, तो हम लोग, आपने देखा होगा, आप CSS के अगर पास पेपर्स देखते हैं तो हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं हर पेपर में ये वर्ड ज़रूर मिलेगा, एनालाइज। एनालाइज जब करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक होता है स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स, वीक, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। हर चीज़ पे स्वॉट एनालिसिस नहीं हो सकता, लेकिन स्ट्रेंथ्स और वीकनेस हर चीज़ की निकल सकती है तकरीबन। अगर आप ये 4 पोर्शंस कवर कर लेते हैं तो आपका एनालिसिस सही हो जाता है। ठीक है। अब सेपरेट स्फीयर्स का एक फ़ायदा तो ये हुआ था हमारा, हम इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे। सेपरेट स्फीयर्स का हमारे पास ये फ़ायदा हुआ था कि हमने विमेन को हाउस होल्ड में एक डोमिनेंट पोजीशन दे दी थी। जैसे हमारे पास कॉलोनाइजेशन में पैट्रियार्की थी ना, तो जो हमारा फादर था, ही वॉज कंट्रोलिंग द इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ही वॉज कंट्रोलिंग द होमली रिसोर्सेज। घर में भी उनकी चलती है, बाहर भी उनकी चलती है। तो पैट्रियार्कल जो मतलब कॉलोनाइजेशन वाले एरा में पैट्रियार्की थी, तब ये थी। सेपरेट स्फीयर्स का जब आइडिया आया था तब ये हुआ था कि जो घर वाला टाइम है ना, घर में औरतों को एक इम्पॉर्टेंस मिली, क्योंकि मर्दों का रोल जो था वो बट गया था। उनको बाहर भी देखना था, उनको घर में भी देखना था। तो मर्द जब घर आते थे तो वो उनके वो एक स्केप आते थे, मतलब जब थक जाते थे तो वो घर आ जाते, तो घर में उनका एक जो रोल होता था वो पैसिव हो जाता था, और औरतों का रोल जो घर में था वो डोमिनेंट हो जाता था। अभी हम देखते हैं सोसाइटीज़ में, हम बोलते हैं कि भाई बहुत सारे मर्दों को अभी आपने कहते हुए सुना होगा कि भाई मैं बाहर के काम देखूंगा, आप ना घर के सारे काम देखें, घर के झगड़े आप मुझे नहीं बताएं। हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे मर्द आके बोलते हैं अपनी बीवियों को, आप अपने घर के मसले खुद देखें, घर की बातें खुद देखें। तो उसका मतलब है सेपरेट स्फीयर्स के आइडिया से विमेन को एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट मिल गया था इन द हाउस होल्ड, इन द प्राइवेट स्फीयर। ठीक है। सेंस ऑफ एम्पावरमेंट मिल गया था विद द आइडिया ऑफ सेपरेट स्फीयर्स। उस दौरान हुआ क्या था कि हमारी मतलब अमेरिका में उस टाइम पे जो फर्टिलिटी रेट थी ना, वो बहुत डिक्लाइन कर गई थी। मतलब 1800s में हमारी फर्टिलिटी रेट जो थी वो 7.04 थी। लिखना चाहें तो लिख लें। ठीक है। ऑथेंटिक फिगर्स हैं। 7.04 थी फर्टिलिटी रेट ऑफ वाइट वुमेन इन अमेरिका इन 1800s, और 1900s में विद इन अ सेंचुरी 3.56 हो गई फर्टिलिटी रेट। अब क्यों फर्टिलिटी रेट है? क्योंकि उस ज़माने में देवर लाइक
बर्थ कंट्रोल जो पिल्स होती हैं, जो मतलब बर्थ कंट्रोल जो भी चीज़ें होती हैं, वो उस टाइम पे इतना पॉपुलर कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। तो द द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसीविंग अ चाइल्ड, ठीक है, वो उन्होंने लिमिट कर दिया था, क्योंकि अब हमने क्या किया था, हमने रोल्स चेंज कर लिए थे, हमने विमेन को थोड़ा एम्पावर कर लिया था सेपरेट स्पेयर्स के आइडिया से, कि अगर वो घर पे आएगी तो लाइक शी इज़ मतलब घर की जिम्मेदारी हमने उस पर दे दी, तो उसको हमने थोड़ा बहुत एम्पावर कर दिया था। द आइडिया ऑफ सेइंग नो, ठीक है, या मर्द आके अगर ही इज़ हैंडलिंग द टू स्पेयर्स, वो घर का भी देख रहा है, वो बाहर भी देख रहा है, तो वो उतना लाइक थक जाता था कि हमारी बहरहाल फर्टिलिटी रेट जो थी बहुत बहुत डिक्रीज़ हो गई थी। 7.04 से 3.56 हो गई थी विद इन अ सेंचुरी। द थर्ड आइडियल जो था वो है कंपेनियनेट मैरिज। कंपेनियनेट मैरिज में क्या हुआ था, वो सेपरेट स्पेस का थोड़ा सा समझे रिफॉर्म्ड वर्जन है। कंपेनियनेट मैरिज में हमने अभी भी बोला कि जो हमारा मर्द है ही इज़ अ ब्रेड विनर और वाइफ जो है वो फुल टाइम होम मेकर है। लेकिन कंपेनियनेट मैरिज में हस्बैंड होता था, वो आके घर मतलब वो ना घर में भी काम करवाता था, मतलब अगर उसकी बीवी बर्तन धोएगी तो ही विल ऑल्सो कम, वो भी बर्तन धोएगा, ठीक है। तो मतलब जो रोल्स थे वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो गए थे। तो कंपेनियनशिप का जो, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, ओके, क्या कह रही थी। सो कंपेनियनेट मैरिज में ये चीज़ थी कि द रोल्स वर डिवाइडेड, इट वॉज सेम एज सेपरेट स्पेयर्स, ठीक है। मेल्स वर स्टिल कंसीडर्ड द सोल ब्रेड विनर और फीमेल्स जो थी वो होम मेकर थी। बट सिंस द आइडिया ऑफ कंपेनियनेट यही कहता है कि जो रोल्स थे वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो चुके थे। जो मर्द थे वो आके विलिंगली अपनी खुशी से, अपने डिज़ायर से, दे यूज टू हेल्प देयर लाइक द लेडीज़ इन द हाउस होल्ड, घर के कामों में। सो दिस वॉज द आइडिया ऑफ कंपेनियनेट मैरिज। और तो और अगर यूएस हिस्ट्री में अब वर्ल्ड वॉर तक नहीं पहुँचे थे, तो वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर के बाद जेंडर रोल्स काफ़ी चेंज हो चुके थे, रेवोल्यूशन आ गया था। वर्ल्ड वॉर से पहले विमेन को हमने एक पैसिव रोल दे दिया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में क्योंकि विमेन ने बहुत अपनी से बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को प्रूव किया, दे टुक ऑन द मैंस जॉब, ठीक है। उनको कुछ लोग वेल्डर्स बन गया, वो प्लम्बर भी बनी, उन्होंने मतलब उन्होंने सारे काम किए जो मर्द कर सकते थे, ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमारे पास रेवोल्यूशन आया था। उस वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये रियलाइजेशन आई थी पूरी दुनिया में कि हमने जो एक आइडिया बनाया हुआ था कि मेल्स दे हैव द कैपेसिटी टू बी द ब्रेड विनर ऑफ द हाउस, दैट आइडिया इज़ फ्लॉड। वो आइडिया जो है वो कम्प्लीटली फ्लॉड है, ठीक है। और क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 एक सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो गए थे, मैंने आपको ये बात कही थी कि जेंडर जो है विद इन टाइम चेंज होता जाएगा, कीपिंग इन माइंड द चेंज इन द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारी एक सोशो इकोनॉमिक चेंज आया था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 आई थी, लोग अपने रोल से डाइवर्ट हो गए थे। जब लोग अपने रोल से डाइवर्ट हो गए थे तो वुमेन ने वो रोल्स लिए थे। तब वुमेन को भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि वी कैन डू द वर्क ऑफ मेल्स एज वेल। तो मतलब द आइडिया जो था बाहर वर्ल्डली स्पेयर का, जो सेपरेट स्पेयर का आइडिया था, वहाँ पे कहीं ना कहीं वो डिसइंटीग्रेट हो गया, उस आइडिया को रिजेक्ट किया गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमने तो एक एसोसिएट कर लिया था कि भाई जो ख़वातीन है दे सिट एट द होम एंड द मेल्स विल डू द बाहर का काम या इकोनॉमिक रिसोर्सेज का जो काम है वो मेल्स का है। तो वो आइडिया यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यही बात हो गई कि जेंडर कंस्ट्रक्टेड है। जो जेंडर रोल्स थे, जो हमने विमेन को एक पैसिव रोल दे दिया था, दैट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड। विमेन कैन डू या विमेन कैन हैव द सेम कैपेसिटी एज मेल्स। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक जेंडर रोल्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई। जब जेंडर रोल्स में एक ट्रांसफॉर्मेशन आई तो हमारे पास चौथा मॉडल आया विच वॉज कॉल्ड एज द कॉसी इगैलिटेरियन मॉडल और द कॉसी इगैलिटेरियन आइडियल। अब कॉसी इगैलिटेरियन क्योंकि अब उस टाइम पे विमेंस इतनी उनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि भाई हम लोग भी ये चीज़ कर सकते हैं, हम लोगों को क्यों कन्फाइन किया गया है विद इन होम। और उस टाइम में एक किताब आई थी बेटी फ्रीडन, अगर आप लोगों ने पढ़ी है ये किताब,
नहीं भी पढ़ी है तो आप इस बंदे को कहीं पे भी कोट कर लेंगे तो आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट। बेटी फ्रीडन एक बंदा था, पता नहीं बंदी थी, बंदा था शायद, मैं नाम लिख लेती हूँ। ठीक है, बेटी फ्रीडन ने उस टाइम पे एक किताब लिखी थी जिसका नाम है फेमिनाइन मिस्टीक। उसमें उन्होंने कहा था, बेटी फ्रीडन ने ये कहा था कि हमने विमेन को जो बना दिया कि शी इज़ द एंजल इन द हाउस, या हमने उनको जो होम मेकिंग की चीज़ों पे लिमिट कर लिया है, ठीक है, वो जो सारी चीज़ें जो हमने उनको किचन की हद तक महदूद कर लिया, वो जो सारी चीज़ें हैं वो उनके मतलब उनकी एजुकेशन, उनकी एम्प्लॉयमेंट, वो उसके एक्सपेंस पे आ रही है। मतलब विमेन बेटी फ्रीडन ने बेसिकली ये कहा था कि जो हम उनको घरों पे महदूद कर लेते हैं, उनको हम बाहर नहीं निकलने देते, उससे विमेन जो है वो खुश नहीं होती, क्योंकि दे टू हैव द सेम राइट एज मैन टू बी एजुकेटेड, टू बी एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये जो हम इनसे राइट अगर ले लेते हैं तो वो जो है वो गलत चीज़ है। ये बेटी फ्रीडन ने उस टाइम पे कॉन्सेप्ट किया था, और उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 में भी ये चीज़ बहुत रिकग्नाइज्ड हो चुकी थी कि विमेन जो है दे कैन टेक अप द सेम रोल्स एज मैन। तो कॉसी इगैलिटेरियन मॉडल आया जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के पास पेइंग जॉब्स थी और दोनों को सेम मतलब एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अज्यूम करनी थी एज अ पेरेंट्स। मतलब उनको होम में भी एक इक्वल रोल था और उनका प्रोफेशनल लाइफ में भी एक इक्वल रोल था, कॉसी इगैलिटेरियन मॉडल। और फिर बेटी फ्रीडन की जब किताब आई थी तो वुमेन की एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ये किताब आई थी 1963 में। 1963 में ये किताब आई थी, तो आपने अमेरिकन हिस्ट्री नहीं पढ़ी, लेकिन अमेरिकन हिस्ट्री में आप आगे ये पढ़ेंगे कि जब ये किताब आई थी मतलब 1960s का तब दौर था, तब ये फेमिनिस्ट मूवमेंट चली थी अमेरिका में। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट में तब एक अपसर्ज हो गई थी, एक लाइक लोगों ने फीमेल्स ने अपनी राइट्स के बारे में वो बहुत वोकल हो गई थी, उन्होंने राइट्स मांगना स्टार्ट की, भाई हम लोग भी फायर करेंगे, वी ऑल्सो वॉन्ट इकोनॉमिक रिसोर्सेज, हम लोग वी शुड have this opportunity to get the same wages as males। पहले ये concept नहीं था, but the concept of gender evolved। This also shows how gender is constructed। I hope कॉसी इगैलिटेरियन मॉडल जो